density and degree of dissociation. चलिए, तो जैसा कि अपन ने बात करी थी कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड और गैस के लिए डिफाइन, सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन नहीं होती, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। इसमें कुछ लिखा था क्या हमने? क्या हमने इसमें कुछ लिखा था? ठीक है, कहाँ तक लिख लिया था बेटा हर्ष? फॉर्मूला लिख लिया था आई थिंक। ठीक ठीक ठीक, ठीक। तो मैं वो कहानी वापस दोहरा देता हूँ, समझिएगा। आपके पास सपोज एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैं क्या कर गया, यानी कि एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली एक कंटेनर के अंदर मैंने A0 मोल्स ऑफ गैस ले रखे, A0 मोल्स ऑफ गैस ए। बात समझिएगा, एक रिएक्शन अपने पास, A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस। ठीक है, ये अपने पास एक रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मैंने 1 ले रखा है। अगर रिएक्शन के अंदर का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 बनाइए। कैसे बनाओगे? जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पूरी रिएक्शन से डिवाइड करके। आगे एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने मान लिए इसके A0 मोल्स। एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, दो ही टाइम पे डेटा डिफाइन होता है, एट टाइम t, या तो एट टाइम t इक्वल टू 0 या एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम। इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर इसके इतने हैं तो B के कितने होंगे? B इंटू A0 अल्फा, C इंटू A0 अल्फा, D इंटू A0 अल्फा। ये किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दो, एंड सो ऑन, अगर रिएक्शन भी आगे बढ़ती जा रही है तो। इसमें कोई डाउट? तो जैसा कि अपन ने बात करी, मैंने क्या करा, मैंने कंटेनर ले रखा था और एट टाइम t इक्वल टू 0 कोई मेरे पास गैस थी A, और उस A गैस के मैंने A0 मोल्स ले लिए। मेरे को नहीं पता था कि ये गैस आगे जाके डिसोसिएट होगी। समझ में आया ना? मेरे को नहीं पता था कि ये जो A गैस है जिसके मैंने A0 मोल्स लिए हैं, ये आगे जाके B, C और D में डिसोसिएट होगी। मेरे लिए तो वो A गैस ही थी, और 1 घंटे बाद या 4 दिन बाद या 8 दिन बाद मैं जब भी आऊं तो मेरे को वो A0 मोल्स ऑफ गैस A ही मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि कंटेनर मेरा क्लोज्ड है। तो आपके नॉलेज में क्या है कि आपने गैस जो ली है वो ए गैस ली है, और उस ए गैस के कितने मोल्स लिए हैं? A0 मोल्स। ये आपकी नॉलेज में है, आपको नहीं पता कि उस गैस के साथ आगे जाके क्या होना है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सब क्या है? थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है। आपको जो भी पता है वो सब क्या पता है? थ्योरेटिकल पता है। तो अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल मोल्स की, तो थ्योरेटिकल मोल्स कितने होंगे मेरे लिए? A0। थ्योरेटिकल सब्सटेंस कौन है मेरे लिए? A। और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट क्या है मेरे लिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। आप टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी चीज डिफाइन करते हो वो क्या होती है? थ्योरेटिकल। क्योंकि अपने को नहीं पता उसके साथ आगे जाके क्या होना है। समझ में आया ना? तो टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी इंफॉर्मेशन डिफाइन होती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी निकलेगा सब थ्योरेटिकल होगा। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं, रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। ठीक है ना? ए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है बी, सी, डी के साथ। तो जो अपन सोच रहे थे वैसा तो होगा नहीं। अपन ने इनिशियली डाले थे A0 मोल्स, ये A0 मोल्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे। जो ए गैस आपने ली है वो टूटेगी बी, सी और डी में।
तो अब आपको कंटेनर के अंदर जो मिलेंगे वो ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा। आपको कंटेनर के अंदर ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा। आपको ए के मोल्स भी मिलेंगे, बी के भी मोल्स मिलेंगे, सी के भी मोल्स मिलेंगे और डी के भी मोल्स मिलेंगे। कब मिलेंगे ए बी सी और डी के मोल्स? कौन से टाइम पे मिलेंगे? तो अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो जब आप टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कंटेनर के अंदर ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा, सी भी प्रेजेंट होगा और डी भी प्रेजेंट होगा। टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम के अंदर सब्सटेंस की बात करोगे तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम के अंदर मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो ए का मॉलिक्यूलर वेट भी लेना है, बी का भी लेना है, सी का भी लेना है और डी का भी लेना है। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई कि वापस रिपीट करना है तो बता दो, बोलिए। वापस रिपीट करूं? ठीक बेटा, टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन। तेरे पास एक डब्बा था, उसमें तू ए गैस डाल के गया है और उस ए गैस के कितने मोल्स हैं? ए नॉट मोल्स। तो ये तेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ये अपन जो डाल के गए हैं। मैं आया, मैंने एक डब्बे में क्या करा, मैंने एक डब्बे में टाइम टी इक्वल टू 0 के अंदर, इसको इस तरीके से समझ ले, इसको इस तरीके से समझ ले कि अपने पास एक डब्बा था, उस डब्बे के अंदर अपन डाल के गए चॉकलेट। तू जब आके देखेगा 1 घंटे बाद तो तेरे को उस डब्बे में क्या नजर आनी चाहिए? चॉकलेट। ठीक है, लेकिन जब अपन ने आके देखा तो चॉकलेट का मास थोड़ा बहुत घट गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो चूहे थे वो अपन नहीं देख पाए। इतनी बात समझ में आई? तो ऑब्वियस सी बात है, चॉकलेट 1 घंटे तक वो कुछ खा गए होंगे। सही। तो यही बात है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी नजर वाली। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो उससे रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करा, मैं टाइम टी इक्वल टू 0 पे कंटेनर के अंदर ए नॉट मोल्स ऑफ ए डाल के गया। तो तेरे पास, तेरे हिसाब से कंटेनर के अंदर क्या है? सिर्फ ए नॉट मोल्स हैं। किसके ए नॉट मोल्स हैं? सिर्फ ए के ए नॉट मोल्स हैं। तो अगर मैं पूछूं इस कंटेनर का मॉलिक्यूलर वेट या इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो तू क्या बोलेगा कि सर ए का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, वही उस कंटेनर के अंदर की गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्योंकि तेरे लिए तो क्या है, सिर्फ उस कंटेनर के अंदर ए गैस प्रेजेंट है। यहां तक बात ठीक है ना? अब तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे आप जो भी डिफाइन करते हो बेटा वो होती है थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। थ्योरेटिकली मैंने उसके अंदर सिर्फ ए गैस डाली, उसके ए नॉट मोल्स डाले, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो भी आपको पता है वो सब थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये ए तो डिसोसिएट करता है बी सी और डी में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है उन बी सी और डी के साथ। तो जब तू 1 घंटे बाद आके देखेगा तो तेरे को कंटेनर के अंदर तब भी सिर्फ ए गैस दिखेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ए गैस तो डिसोसिएट कर चुकी है बी सी और डी में। सही बात है कि नहीं? अब वो ए गैस जो है वो तो डिसोसिएट कर चुकी है ना बी सी और डी में, और वो उस गैस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है। टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो भी आप डिफाइन करते हो वो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। और ये मैं डिफाइन कर रहा हूं कौन से टाइम पे? टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम टाइम पे तो वो जो ए गैस है वो डिसोसिएट हो चुका है बी सी और डी में। इक्विलिब्रियम टाइम पे तो वो जो ए है वो डिसोसिएट हो चुका है बी सी और डी में। तो अब जो तेरे को मोल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? सिर्फ ए के मिलेंगे क्या? टाइम टी इक्वल टू 0 पे अब जब आप मोल्स काउंट करोगे तो वो किसके मिलेंगे? सबके मिलेंगे। ए के भी मिलेंगे, बी के भी मिलेंगे, सी के भी मिलेंगे, डी के भी मिलेंगे। सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? ए का भी मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना पड़ेगा, बी का भी, सी का भी, डी का भी। सही है कि नहीं? अब किसी को और कोई डाउट?
अब किसी को और कोई डाउट? तो टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी आप इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हो वो क्या होती है? थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे जो भी आप इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हो वो होती है ऑब्जर्व्ड। क्या हो गया यार? एक सेकंड रुकिएगा भैया। ठीक है। सो टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हो वो होती है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व सब्सटेंस क्या क्या होंगे? मेरे पास मिक्सचर होगा गैसेस का। ठीक है, ए बी सी डी चार ही मान लेते हैं। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। अगर मैं बात करूं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट की, तो पहले जो मॉलिक्यूलर वेट था वो सिर्फ ए का मॉलिक्यूलर वेट था, लेकिन अब जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होगा। या फिर इसको आप एक और नाम से जानते हो, किस नाम से? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। निकालना जानते हो ना भैया? गैसियस स्टेट N1 M1 N2 M2 N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो भी चारों के मोल्स होंगे, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। लिख लीजिए ये फटाफट, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो जो अपन ने इक्वेशन लिख रखी थी वो कुछ इस तरीके की थी। ये भी लिख लीजिएगा वापस। क्या काम है, इस इक्वेशन का बात करेंगे। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकालना चाहूँ, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकालना चाहूँ तो ये है मेरे इक्विलिब्रियम पे मोल्स। अगर आप टोटल मोल्स निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस बी इंटू ए नॉट अल्फा प्लस सी इंटू ए नॉट अल्फा प्लस डी इंटू ए नॉट अल्फा। ठीक है, यहां से मैं ए नॉट कॉमन ले रहा हूं। पहले इतना लिख लीजिए फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो आपने इक्वेशन लिख रखी है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस ए नॉट अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा? बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस बी इंटू ए नॉट अल्फा प्लस सी इंटू ए नॉट अल्फा प्लस डी इंटू ए नॉट अल्फा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस ए नॉट बी प्लस सी प्लस डी अप टू सो ऑन। मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रखी हैं, आपको चार मानने हो चार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इस b प्लस सी प्लस डी प्लस ई को क्या लिख रहा हूं? अब मैं इस b प्लस सी प्लस डी प्लस ई को n लिख रहा हूं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस एन ए नॉट अल्फा। ये n क्या है? इन सब का सम। अब समझिए n, ध्यान से सुनना, क्या क्या लिख रहा हूं मैं। n क्या है? रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
जब आप 1 कर दोगे रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 करने के बाद प्रोडक्ट का जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उन सबका सम। समझ में आया? मैंने क्या बोला था, ए गैस है आपके पास, जो रिएक्शन थी वो क्या थी, ए गैस रिवर्सिबल, बी गैस, सी गैस, डी गैस। तो बेटा इस ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो मैंने क्या बोला था, 1 बनाओ। 1 बनाने के बाद 1 कैसे बना सकते हो, उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को पूरी रिएक्शन के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये क्या कह रहा है, एन क्या है, जैसा ही आपके रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो गया, उसके 1 होने के बाद प्रोडक्ट का जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उन सब का सम कर दो, और उन सब के सम को ही अपन एन बोल रहे हैं। समझ में आई क्या बातें? समझ में आई बातें? वापस बताऊं, रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 करने के बाद प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कहलाया जाता है एन। यहां तक बात क्लियर? तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस एन ए नॉट अल्फा। 2 मिनट रुकिएगा बेटा। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स बोलिए कितने, ऑब्जर्व तो इतने हैं। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, थ्योरेटिकल कब डिफाइन करते हो, एट टाइम टी इक्वल टू थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स 0 पे, और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना माना था अपन ने, ए नॉट। बेटा ए नॉट से ए नॉट हो गया कैंसिल, तो ये रेशो किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा की। जब लिख लो तब बता देना। और थोड़ा सा एडिशन देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास भी लिख सकता हूं। तो सिंस इन एन रिएक्शन ओवरऑल मास इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, तो जो पहले मास होगा बाद में भी वही मास होगा, तो वेट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं लिखूं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, क्योंकि पूरी रिएक्शन में मास तो हमेशा रिमेन्स कंजर्व, तो वेट से वेट कैंसिल हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा के। लिख लीजिए इसको। हो जाए तो बता दीजिएगा। न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, ये तो फालतू मतलब थ्योरेटिकल बात है, हटा दें। डन, चलिए। सो क्या लिखा अपन ने, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड। और वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रेफरेंस गैस। तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन
वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। तो बीच में तो रिकॉर्डिंग में है, हाँ बेटा सब है रिकॉर्डिंग में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 1 + n-1 into अल्फा इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड विच इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। और गैसियस स्टेट में पढ़ा था मोल रेशो इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू प्रेशर रेशो। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, क्योंकि थियोरेटिकल आप इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हो, अपॉन इनिशियल प्रेशर। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि मोल रेशो इज नथिंग बट द प्रेशर रेशो, तो ये वहां से लिखा है। थियोरेटिकल पे आप इक्विलिब्रियम का प्रेशर डिफाइन करते हो, ऑब्जर्व्ड पे आप इनिशियल प्रेशर डिफाइन करते हो। नेक्स्ट, नाउ ये तो हो गई जब अपन ने डिसोसिएट करा, मतलब ए कोई मैंने गैस ली थी और उसको डिसोसिएट करा बी में, सी में, डी में। अब मैं बात करूंगा एसोसिएशन की। पहले अपन ने डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करी, अब अपन वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। तो अब मैं वो पूरा डेरिवेशन पे वापस नहीं जा रहा कि डिसोसिएशन के केस में अपन बात कर चुके हैं, एसोसिएशन के केस में बहुत बेसिक चेंज है और कुछ नहीं। सब सेम रहेगा भैया, बस ये n की जगह क्या आ जाएगा 1/n। डिसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन आएगा यहाँ पे। भैया डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या फर्क समझते हो? डिसोसिएशन क्या होता है, आपने एक लिया और वो n नंबर में टूटा, समझ में आया ना। आपने कोई एक लिया और वो n नंबर में टूटा, ये कहलाया जाता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, आपने n नंबर लिए और उन सबने मिलके एक दिया, समझ में आई बात। अगर एक रिएक्टेंट लेते हो और वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट देता है, वो होता है डिसोसिएशन। आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट ले लो, वो कंबाइन होके हमेशा एक प्रोडक्ट बनाएगा, वो होता है एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। एक कितने में टूटा, कितने मिलके एक बना रहे हैं, ये होता है बेसिक फर्क एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं। ये जो ऊपर आपने n-1 इंटू अल्फा लिख रखा है, ये n की जगह बस 1/n कर देना, बाकी सब सेम है। ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल्स विच इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू, सब वही मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल, बस n की जगह 1/n लिखा है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड which is equal to vapor density theoretical upon vapor density observed which is equal to partial pressure at equilibrium upon total partial pressure initial। तो PI लिख लीजिए, ठीक है ना। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम और इनिशियल प्रेशर, जब हो जाए तब बता दीजिएगा। N क्या है, N are the moles that are associating to become one molecule। डन। ठीक, एक एक सवाल करेंगे आराम से, है ना, प्यार मोहब्बत से जवाब दीजिएगा।
कोई प्रेशर सिचुएशन वाली बात नहीं। डन। क्या बोला मैं? एसोसिएशन के केस में बस n की जगह 1/n लिख दीजिएगा, और कोई डिफरेंस नहीं। ये क्या हो गया भैया? बढ़ते हैं आगे। किसी का बच रहा हो तो बता दीजिए। So what are n? N are molecules which are associating together to become one molecule। सवाल करते हैं। होपफुली आपको पुराना वाला भी याद होगा, ये वाला भी आप देख के बात कर ही सकते हो। एक बिल्कुल सिंपल सवाल देता हूं, इससे समझ पाओगे, है ना। 900 moles of a gas associate to become 300 moles of gas, then n कितना? अगर 900 मोल्स ऑफ गैस मिलके 300 मोल्स ऑफ गैस दे रहे हैं तो n कितना? 900 आप अगर कंबाइन कर रहे हो और वो कंबाइन होके 300 दे रहे हैं तो एक्चुअल में कितने मोल्स ऑफ गैस आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू बिकम वन मॉलिक्यूल? अरे भारी सवाल पूछ लिया मैंने। 900 अगर मॉलिक्यूल मिलके, बिल्कुल सही बेटा, 900 अगर मिलके 300 दे रहे हैं तो मतलब कितने मोल्स ऑफ गैस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, नहीं निकाल सकते क्या? 900 ने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके 300 दिए तो एक्चुअल में कितने मोल्स ऑफ गैस आपस में कंबाइन कर रहे हैं? ये समझ में आती है क्या? गणित गुणा भाग आराम से, कोई दिक्कत? चलिए एक और सवाल लिखिए, और आंसर इसका मुझे तुमसे ही चाहिए, मैं नहीं निकाल रहा। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्शन हो और तीसरी रिएक्शन पूछ रखी हो तो आपको कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, लेकिन वो तीसरी रिएक्शन आपको लानी है। रिएक्शन शुड बी समथिंग लाइक दिस। सल्फाइड आयन सल्फर से मिलके डाइसल्फाइड दे रहा है, और दूसरी रिएक्शन ये है, सल्फाइड आयन दो सल्फर से मिलके ट्राइसल्फाइड आयन दे रहा है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर S2 - 2 प्लस S3 - 2 निकालिए। और सवाल लिख लेना, टाइम होने वाला है, क्योंकि सवाल में वापस नहीं लिखूंगा। S2 - 2 प्लस S गिव S3 - 2। ये आपको रिएक्शन लानी है कैसे भी करके, इन दोनों रिएक्शन के साथ जो मर्जी पड़े वो करो, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताइए।
जवाब चाहिए भैया, इतना टाइम लगाओगे क्या? कैसे ला सकते हो ये नीचे वाली इक्वेशन? रिएजेंट्स देख लिया करो ना, रिएक्टेंट्स देख लिया करो, क्या है किस साइड है, S2 - 2 किस साइड चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री में सवाल कर करके बावले हो गए थे अपन ये वाले। लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, आपको किधर मिल रहा है? राइट हैंड साइड। घुमाओ पलटो इस रिएक्शन को, तो जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स व्हाट? 1/k। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिएगा K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिएगा K2। आंसर आए किसी का तो बता देना। अरे बंधुओं, नहीं आया क्या यार किसी का भी? ऐसा सड़े सवाल में भी अटकोगे क्या तुम लोग? S - 2 प्लस S2 - 2 और S - 2 + 2S S3 - 2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2, इसका निकालना है। बताओ ना तीसरी रिएक्शन कैसे ला सकते हो? तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली को रिवर्स कर देता हूं। तो जब आप पहली को रिवर्स करोगे, सो द रिएक्शन बिकम समथिंग लाइक दिस, S2 - 2 गिव्स S - 2 + S। और जब रिवर्स करते हो रिएक्शन को, तो न्यू इक्विलिब्रियम बिकम्स व्हाट? 1/K1। अब क्या कर रहा हूं? गलत बेटा, गलत है। अब क्या कर रहा हूं, ये रिएक्शन मुझे लानी है। देखो, इन दोनों से कैसे भी करके ये रिएक्शन आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। क्या करूं दोनों को, क्या करूं दोनों को? माइनस कर दो। तो ये S - 2 से S - 2 गया, ये S से ये S गया, आ गई नीचे वाली रिएक्शन। समझ में आया? समझ में आया? पहले को रिवर्स करा है, बाकी फिर दोनों को बस सिंपली ऐड कर दिया। S से S कैंसल, S - 2 से S - 2 कैंसल। तो जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई। सो द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? डाउट हो तो पूछ लीजिए। वापस बताऊं? वापस बताऊं? वापस बताऊं? क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल दे रखा है आपको, SrCl2.6H2O सॉलिड था। ठीक है, क्या दे रहा है? SrCl2.2H2O + 4H2O गैस। इसका Kp दे रखा है 5 × 10⁻12। ये सिर्फ नोट डाउन कर लेना, मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आधे लोग ट्राई नहीं करेंगे। Na2HPO4.12H2O सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है
Na2PO4.7H2O सॉलिड प्लस 5H2O गैस के साथ इसका Kp दे रखा है 2 × 10⁻⁻13। अगला Na2SO4.10H2O solid maintains the equilibrium with Na2SO4 solid plus 10H2O इसका Kp दे रखा है 1 × 10⁻⁻27। तीन रिएक्शन दे रखी है, निकालना क्या क्या है। पहला, विच इज एन इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या होता है भैया, जो ज्यादा सोख ले। अब अपने को कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा सोख रहा है, तो भैया मैंने तो कंटेनर के अंदर लिक्विड ले रखा है, मैं क्या करूंगा उस कंटेनर में मैनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा। मॉइस्चर है आपके कंटेनर में, गैस है, गैस उस कंटेनर पे पार्शियल प्रेशर लगा रही होगी। ड्राइंग एजेंट में उसे अच्छा बोलूंगा जो प्रेशर को कंटेनर के अंदर कम मेंटेन करेगा। इतनी बात समझ में आती है भैया। ड्राइंग एजेंट क्या होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। जो जितना ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही अच्छा ड्राइंग एजेंट। अपने को कैसे पता चलेगा कौन कितना अच्छा ड्राइंग एजेंट, तो भैया प्रेशर जितना कम होगा कंटेनर के अंदर गैस का, मतलब उस ड्राइंग एजेंट ने गैस के पार्टिकल्स को उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करा है। तो जितना प्रेशर कम होगा गैस के पार्टिकल का वो उतना ही अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है। ये लास्ट क्लास में भी देख चुके थे। दूसरा, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी Na2SO4.10H2O will become efflorescent. एफ्लोरेसेंट क्या होता है, वो सॉलिड जो वाटर वेपर छोड़े छोड़े, ठीक है ना। डेलिक्विसेंस का मतलब होता है जो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करे। एफ्लोरेसेंट का मतलब होता है जो वाटर वेपर छोड़े। समझ में आई। वाटर वेपर गेन माने डेलिक्विसेंट, वाटर वेपर लॉस माने एफ्लोरेसेंस। थर्ड पार्ट भी है, पहले इतना लिख लो फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। डन। फर्स्ट पार्ट था विच इज एन इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। थर्ड पार्ट यहीं से लिख लीजिएगा। क्या है, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी Na2SO4 will become deliquescent. जब तीनों हो जाएं जब बता दीजिएगा। जब तीनों पार्ट लिखने का हो जाए तब बता देना।
चलिए होपफुली लिख लिया होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए जो दे रखी है, मैं बीच में ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रेफरेंस चाहिए होगा वैल्यूज का। वेपर प्रेशर ऑफ H2O गैस कितना दे रखा है, 4.56 टॉर। नीचे ही लिख लीजिएगा सवाल के, ये जहां मैंने लिख रखा उस जगह नहीं लिखी हुई इंफॉर्मेशन, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ H2O गैस 4.56 टॉर, आप इसके नीचे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, होपफुली हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो, जब आप केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो भैया इसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 1 सॉलिड है, ये भाई साहब भी सॉलिड है, इसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1। सिर्फ ये गैस है, सेम बाकियों में भी हो रहा है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो आपका जो केपी का एक्सप्रेशन आएगा वो थर्ड वाले एक्सप्रेशन में इसके, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में सॉरी इसके, और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में, उल्टा बोल गया मैं, थर्ड वाले एक्सप्रेशन में इसके, सेकंड में इसके और फर्स्ट में इसके बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि बाकी तो सॉलिड है ना, सॉलिड की एक्टिविटी अपन 1 मानते थे। तो ये जो 5 इंटू 10⁻⁻12 है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 4 के। इतनी बात समझ में आई। ये किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5 के, और ये किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 10 के। भेजे में घुसी बात क्या बोला मैं, भेजे में घुसी बात क्या बोला मैं, सॉलिड की एक्टिविटी तो 1 है, तो जो भी होगी वो गैस पे डिपेंड होगी, गैस का ही प्रेशर लेते हो ना, केपी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो जब फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो केपी जो होगा वो मेरा किसके, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻12 वो मेरा किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 4 के। 2 इंटू 10⁻13 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5 के। 1 इंटू 10⁻27 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर कितना, 10 के। ठीक है, अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ रहा है। ये आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन वो नहीं देगा, मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। पहले में आ रहा है 1.14 टॉर, दूसरे में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ रहा है 2.28 टॉर, और तीसरे में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ रहा है 1.52 टॉर। ठीक है, जब आप यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू निकालोगे तो पहले में आ रही है 1.14, दूसरे में 2.28, तीसरे में 1.52। तो पहला क्या पार्ट पूछा उसने, विच इज बेटर ड्राइंग एजेंट, तो बेटर ड्राइंग एजेंट वो जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे कम। तो अपन क्या बोलेंगे, SrCl2 डॉट 2H2O इज अ बेटर ड्राइंग एजेंट। डॉट 2H2O क्यों लिया सर, डॉट 4H2O क्यों नहीं लिया, सॉरी डॉट 6H2O क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया वाटर एब्जॉर्ब ये कर रहा है, 6H2O नहीं। SrCl2 डॉट 2H2O इज अ बेटर ड्राइंग एजेंट। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया हो पूछ लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूछ लीजिए। दूसरा वो क्या बोल रहा है, दूसरा वो क्या बोल रहा है, Na2SO4 डॉट 10H2O एफ्लोरेसेंस की तरह कब बिहेव करेगा, उसकी कितनी ह्यूमिडिटी रखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि वो एफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करे। एफ्लोरेसेंट मतलब क्या बताया था, लिख लेना इसको,
जो वाटर वेपर रिलीज करे, जबकि डेलिक्वेशेंट क्या बताया था, जो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करे। इतना हो जाए जब बता देना, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कुछ भी बताना हो तो पूछ लीजिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या था भैया? क्या बोला उसने? Na2SO4 कब कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फ्लोरोसेंट की तरह बिहेव करेगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया इतना? तो उसने बोला कि बताइए Na2SO4 रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी ले उसकी कि वो फ्लोरोसेंट की तरह बिहेव करे। पार्शियल प्रेशर ऑफ Na2SO4 कितना? 1.52। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पता है क्या तुम्हें? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पता है तुम्हें? दे रखा है क्या? बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब यहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 33.33%। तो ये किसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई भैया? किसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई है? जिसका पार्शियल प्रेशर दिया, किसका पार्शियल प्रेशर है? Na2SO4 का। ठीक बात। रिएक्शन क्या थी? Na2SO4.10H2O सॉलिड रिवर्सिबल, एडवांस का क्वेश्चन है ये। Na2SO4 सॉलिड प्लस 10H2O। ध्यान से जवाब देना। ये रिएक्शन थी अपने पास। कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लें कि वो एफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करे? एफ्लोरेसेंट मतलब क्या भाई? पानी छोड़ना कि गेन करना? बताओ। एफ्लोरेसेंट मतलब क्या? पानी छोड़ना कि गेन करना? पानी रिलीज करना। अब पानी रिलीज कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? पानी रिलीज कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो पानी रिलीज होगा, दिख रहा है ये। अब बताइए, अब बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब ये वैल्यू ज्यादा हो कि ये वैल्यू कम हो? मेरा जो Kp है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 10 के बराबर है। आपको रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जानी है। फॉरवर्ड कैसे लेके जा सकते हो? जब ये पार्शियल प्रेशर कम हो कि ज्यादा हो? अरे बोलो, भूल गए भाई, फिर भूल गए। बस, जवाब ज्यादा चाहिए मेरे को थोड़े से। आपको रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जानी है। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब प्रेशर को कम करूं कि ज्यादा करूं? एक ही का जवाब आया अभी तक बंधुओं। अबे वंस Kp हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। अगर पार्शियल प्रेशर कम कर दोगे तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? उस पार्शियल प्रेशर को बढ़ाने का। वो पार्शियल प्रेशर बढ़ा कैसे सकती है रिएक्शन? वो पार्शियल प्रेशर को बढ़ा कैसे सकती है रिएक्शन? फॉरवर्ड लेके जाके कि बैकवर्ड लेके जाके? वंस Kp एंड Kc हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। तो Kp तो फिक्स हो गया। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O घटा दोगे तो अगर Kp फिक्स है तो Kp तो बढ़ने की कोशिश करेगा ना। बढ़ेगा कैसे? जब आप फॉरवर्ड जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपको 33.33 से भी कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब वो जाके एफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? भाई वापस बताना है तो बता दो। बोलो बोलो। ऐसे गूंगे की तरह मत बैठा करो मेरी क्लास में। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए होता है। देख बेटा हर्ष, मुझे बता उसने क्या बोला है कि Na2SO4, Na2SO4 किसकी तरह बिहेव करवाना है अपने को? एफ्लोरेसेंस की तरह। एफ्लोरेसेंस मतलब वाटर रिलीज करना। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब बेटा वाटर रिलीज करना है तेरे को, मतलब वाटर छोड़ रहा है तू। अब वाटर तू कब छोड़ेगा? जब तू फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? अपन वाटर कब छोड़ रहे हैं? जब फॉरवर्ड जा रहे हैं कि बैकवर्ड जा रहे हैं? ये बात क्लियर। बेटा अपने को फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? एक बार अगर जब तूने केपी निकाल लिया तो ये जो मेरा केपी है ये PH2O की पावर 10 के बराबर है। वंस केपी केसी हैज बीन, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मतलब कुछ भी हो जाए रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम पे आती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप प्रेशर बढ़ा दो घटा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो घटा दो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो, वो इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो अगर मैं, तू ही बता, केपी मेरा फिक्स है, ये अगर मेरा फिक्स है और अगर मैं ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O घटा दूंगा तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगा? केपी को बढ़ाने की कि घटाने की? बढ़ाने की। समझ में आया ना? बिल्कुल सही। अगर मेरा केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 10 है और मेरा केपी की वैल्यू अगर फिक्स है और अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को घटा रहा हूं तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को बढ़ाने की। बेटा वो बढ़ा कैसे सकती है? फॉरवर्ड जाके कि बैकवर्ड जाके? फॉरवर्ड जाके। अब जब तू फॉरवर्ड जाएगा तो H2O ज्यादा रिलीज होगा कि कम रिलीज होगा? जब अपन फॉरवर्ड जा रहे हैं तो H2O ज्यादा रिलीज होगा कि कम? ज्यादा रिलीज होगा बेटा। ज्यादा रिलीज होगा तो H2O ज्यादा बाहर निकलेगा। H2O ज्यादा बाहर निकला मीन्स इट एक्ट एज एफ्लोरेसेंट। समझ में आया? तो अगर मैं H2O के पार्शियल प्रेशर को कम कर दूंगा तो वह फ्लोरोसेंट की तरह बिहेव करेगा, वाइस वर्सा। अगर मैं 33.33 से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर दूंगा तो वो डेलिक्विसेंट की तरह बिहेव करेगा। थर्ड का आंसर वही है। डेलिक्विसेंट मतलब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करना। मतलब आपको रिएक्शन बैकवर्ड लेके जानी है, बैकवर्ड जा रहे हो तो वेपर एब्जॉर्ब हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन कब जाएगी? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को बढ़ा दो। पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो केपी बढ़ेगा, बट केपी तो फिक्स है, तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी? केपी को घटाने की। वो केपी को घटा कैसे सकती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को घटा के। वो कब घटेगा? जब आप बैकवर्ड जाओ। समझ में आई बात? किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लो, एडवांस का सवाल है। फालतू मेंस मूंस के चक्कर में मत रहना कि मेंस में ऐसा आ नहीं सकता, सब आ सकता है, इतना कोई बड़ा सवाल नहीं था। डाउट हो तो पूछ लीजिए, फील नहीं आई तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए सवाल लिखिए। 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करना।
N2O4 gas reversible gives NO2 gas. Maintain a temperature, बात है भाई, T equal to 60 degree Celsius at P equal to 5 atm. मॉलिक्यूलर वेट एवरेज दिया हुआ है आपको 69. कैलकुलेट Kp. मॉलिक्यूलर वेट एवरेज मतलब कब दिया है, 0 पे कि इक्विलिब्रियम पे? मॉलिक्यूलर वेट एवरेज कब दिया है, 0 पे कि इक्विलिब्रियम पे? तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कब निकालेंगे, जब सारे होंगे. सारे कब होंगे, 0 पे कि इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम पे. समझ में आया? एट व्हाट प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व will become 230/3. 5 मिनट का टाइम है. सवाल बहुत बढ़िया, कर पाओ तो बढ़िया, नहीं कर पाओ तो और बढ़िया. बोलिए प्रणय जी, क्या लिखने का है? मैं लिख देता हूं. चलिए देखिए, देखो बात ध्यान से सुनना और जो फील लगे वो बोलना. अपन कई बार बात कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में डेटा सिर्फ दो ही टाइम पे दिया होता है, या तो एट टाइम t इक्वल टू 0 या फिर एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम. ठीक है, मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड कब मेजर करोगे, 0 पे कि इक्विलिब्रियम पे? मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड कब मेजर करोगे, 0 पे कि इक्विलिब्रियम पे? ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड अपन इक्विलिब्रियम पे मेजर करेंगे, तो मतलब उस टाइम पे ही मेरे को प्रेशर दिया होगा. तो ये जो 5 atm मेरे को प्रेशर दिया है, ठीक है ना, ये जो 5 atm मेरे को प्रेशर दिया है, ये मेरे को इक्विलिब्रियम पे ही प्रेशर दिया होगा. तो एक तरीके से आपको इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर दिया है 5 atm. ठीक है ना, क्योंकि एवरेज वाला भी ऑब्जर्व्ड होता है, और ऑब्जर्व्ड आप कब मेजर करते हो, इक्विलिब्रियम पे. बात समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना दे रखा है मेरे को, 5 atm. ठीक है, तो समझिएगा, तो एक तरीके से आपको इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर दिया है टोटल 5 atm. थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड अल्फा से रिलेट करते हैं, और अल्फा और केपी में अपने को काम करना है. समझ में आ रही है बात? थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड अल्फा से रिलेट करते हैं. कैसे? अपन जानते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फा बराबर, ये 2NO2 आएगा, बट रिएक्शन हमेशा बैलेंस लिखिएगा, है ना, बराबर मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व. 1 + n-1 इंटू अल्फा बराबर मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व. एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू कितनी है? तो क्या बोला था, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 करने के बाद प्रोडक्ट जो भी है उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम 2 -1 इंटू अल्फा. रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, तो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 करने के बाद प्रोडक्ट में जितना भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उन सबका सम बराबर मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल. बताइए, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल मतलब किसका मॉलिक्यूलर वेट, N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट के NO2 का मॉलिक्यूलर वेट. तो थ्योरेटिकल अपन कब डिफाइन करते हैं, इनिशियल पे के इक्विलिब्रियम पे? जल्दी जल्दी, थ्योरेटिकल कब डिफाइन करते हो, इनिशियल पे के इक्विलिब्रियम पे? इनिशियल पे. तो बेटा इनिशियली तो क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ N2O4, तो मतलब ऊपर क्या आएगा,
N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 92। नीचे ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कब डिफाइन करते हो? इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे यानी कि नीचे किसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा? सिर्फ इसका। इतनी बात समझ में आई? तो यहां से मैं क्या करूंगा, अल्फा निकाल लूंगा। ये क्या बचा, 1 प्लस अल्फा बराबर 92y 69। तो अल्फा कितना आ गया, 92y 69 माइनस 1। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया कब, एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई क्या? जल्दी लिख लो। बात समझ में आई क्या? यहां तक डन? डाउट है किसी को? यहां तक डाउट है किसी को? जहां तक डाउट है किसी को, आगे बढ़े। चलिए, तो अल्फा आ गया, केपी निकालना है। याद आ रहा है क्या कुछ? जब भी अल्फा और केपी में बात करेंगे क्या करेंगे? जब भी अल्फा और केपी में बात करते हैं हमेशा क्या करते थे अपन? ऑलवेज स्टार्ट योर प्रॉब्लम विथ 1। तो N2O4 रिवर्सिबल गिव्स 2NO2। जब भी अल्फा और केपी में बात करोगे ऑलवेज स्टार्ट योर प्रॉब्लम 1। इनिशियली मोल्स मान लो इसके 1, इसके 0, इसके कितने होंगे 1 माइनस अल्फा, इसके 2 अल्फा। तो ये दीज आर नॉट दी एक्चुअल मोल्स, पर जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो एक्चुअल आएगा, यानी कि 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अरे ये याद है कि नहीं भाई? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर विल गिव दी टोटल प्रेशर। तो यहां से केपी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। समझ में आया? अल्फा की वैल्यू पुट करिए, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो केपी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वंस केपी एंड केसी हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। आगे वो क्या कह रहा है, उसने बोला N2O4 गैस गिव्स 2NO2, maintain a temperature T equal to 60 डिग्री at 5 atm, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 69 है। केपी निकाल लो, ये मैंने केपी निकाल लिया। आगे वो बोल रहा है बताइए कितने प्रेशर पे और उसी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड 230/3 हो जाएगा। पहले वो बोल रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस और 5 एटीएम प्रेशर पे आप केपी निकाल लीजिए। निकाल लिया। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व 230/3 कर दूं तो बताइए कि, तो बताइए व्हाट प्रेशर कितना होगा? तो बताइए प्रेशर कितना होगा? बात समझ में आई? सो अपन जानते हैं वंस केपी एंड केसी हैज बीन कैलकुलेटेड इट विल रिमेन फिक्स्ड। तो उसने क्या बोला, जब आप मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व 230/3 कर दोगे तो कुल मिला के उसने मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व चेंज कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट चेंज कब होगा? जब आप रिएक्शन को डिस्टर्ब करोगे। आप रिएक्शन को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? प्रेशर में चेंज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दो। प्रेशर में चेंज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी और इक्विलिब्रियम पे आएगी। कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में चेंज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी और इक्विलिब्रियम पे आएगी। सेम वो वही कर रहा है। उसने बोला कि अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व 230/3 कर दूं तो बताइए ना प्रेशर कितना लेंगे? तो बिल्कुल बता देते हैं भैया, इनडायरेक्टली वो आपसे अल्फा डैश पूछ रहा है बेटा। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा डैश, क्योंकि अब अपन ने रिएक्शन को तोड़ मरोड़ के फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। मेरे को नहीं पता वो किधर शिफ्ट हुई है, तो मैंने मान लिया उस केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा डैश है। वो किसके बराबर होगा? 92 इंटू 3 अपॉन 230। कोई डाउट इसमें? यहां से आपका आ जाएगा अल्फा प्राइम। सेम N2O4 रिवर्सिबल गिव्स 2NO2।
सेम बात करनी है, 1 माइनस अल्फा डैश अपॉन 1 प्लस अल्फा डैश इंटू पी, यहाँ पे 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डैश इंटू पी, ये पी वो पूछ रहा है, समझ में आया। यहां से निकाल लो अल्फा प्राइम, उस अल्फा प्राइम की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे और आपका पी निकल जाएगा। डाउट हो तो पूछ लीजिए। डाउट हो तो पूछ लो, वापस बताऊं। देखो एक और बार देख लो, उसने पूछा कि प्रेशर किस टाइम पे 230/3 हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा सब, 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा प्राइम बराबर मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल 92 था, ऑब्जर्व्ड उसने दे दिया 230/3। उसने पूछा कितने अल्फा प्राइम पे आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड ये होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से निकल जाएगा अल्फा प्राइम। बाकी सेम यही चीज करनी है जो करी थी, N2O4 is in equilibrium with NO2, तो 1 माइनस अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम मल्टीप्लाई बाई पी, 2 अल्फा प्राइम अपॉन 1 प्लस अल्फा प्राइम मल्टीप्लाई बाई पी। ये अल्फा प्राइम जो भी आया उसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए और प्रेशर की वैल्यू निकाल लो। के पी यहाँ से पुट करो, once kp and kc has been calculated it will remain fixed। अरे समझ में आई कि नहीं कि फिर बताऊं। अल्फा डैश की वैल्यू यहां से पुट कर लो, केपी की वैल्यू यहां से पुट कर लो, एक ही तो अननोन बचा पी। बेटा जिसको समझ में ना आया पूछ लो, लेक्चर में यही समाप्त कर रहा हूं। बोलो कोई भी डाउट